Hello everyone, this is your mentor Anshu Prasad and welcome back to another video of Law Prep Tutorial। तो आज हम लोग देखेंगे कि करंट लीगल के जितने भी जनवरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका जनवरी का करंट लीगल पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है आप क्या पढ़ते होंगे, जीके बोल लीजिए, जीके का करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कुछ भी ऐसा रेलेवेंस वाला टॉपिक जो अभी कंटेम्प्रेरी इशू में बना हुआ है या फिर उससे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लैट का पास्ट ईयर ट्रेंड देखिएगा तो यहां पे वो लीगल सेक्शन में भी जो पैसेज पूछता है वो भी आपका जो है करंट लीगल टॉपिक से ही होता है। करंट लीगल टॉपिक से मतलब मेरा है कि कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा रिसेंट जो लॉ में चेंज आया है उससे क्लैट हर बार कुछ ना कुछ पैसेज के फॉर्म में पूछ ही देता है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें करंट लीगल का अवेयरनेस होना चाहिए और इसीलिए पूरे जनवरी का कंपाइलेशन हम आगे देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट ईयर पेपर में 2025 का ही बात देख लीजिए आप कि पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस के लिए जो एक लॉ बनाया गया था लास्ट ईयर। यहां पे आप देख सकते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ था और यहां पे एक लॉ बनाया गया था किस चीज के लिए, ताकि कोई भी इंसान अगर पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग करवाता है, कुछ भी तरीके का अनफेयर मींस यूज करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। और क्लैट ने उसे 2025 में पूछ लिया। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो रेलेवेंस के हैं। राइट टू प्राइवेसी हर हमेशा चर्चा में रहता है, एनवायरमेंटल लॉ हर हमेशा चर्चा में रहता है। तो 2024 में देखिए आप देख सकते हैं कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये सब क्या है, ये सब रेलेवेंट टॉपिक्स और ये जब चर्चा में बने रहते हैं तो यहाँ पे वो क्लैट आपका कहीं ना कहीं से इसको पूछ लेता है। तो इफ यू नो द टॉपिक बिफोर हैंड तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देख सकते हैं 2023 में जो पूछा है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो रीसेंट लॉस पूछता है, ये रीसेंट लॉस पूछता है। तो आज हम लोग देखेंगे टोटल 8 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे जनवरी के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जा सकते हैं और जो चर्चा में बने हुए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यहां पे जो आपका है व्हाई अरुणाचल प्रदेश इज ब्रिंगिंग बैक द 1978 एक्ट अगेंस्ट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन। तो यहां पे जो है जो अरुणाचल प्रदेश है वो बहुत ही ज्यादा पुराना जो एक एक्ट है 1978 का जो बहुत टाइम से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, मतलब उसको यूज नहीं किया जा रहा था, वो एक्ट बन के रखा हुआ था, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके कारण। तो यहां पे ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। और फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब क्या होता है कि आप धर्म आप अपना धर्म चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहां पे वो होता है एक अपने मन से होता है, विलिंगली, वॉलंटरली। लेकिन यहां पे अगर आपको कोई फोर्स करता है, फ्रॉड के थ्रू कन्वर्ट करता है या फिर किसी भी प्रेशर के थ्रू, कोअर्जन के थ्रू कन्वर्ट करता है तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। और यही हो रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है 1978 का, उसको वापस लाने की बात चल रही है। और देख सकते हैं 46 ईयर्स आफ्टर इट्स इनैक्टमेंट, जब से वो बना है उसके बाद से अभी आ रहा है। द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोहिबिट करने के लिए बना था फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, कि अगर कोई भी इंसान किसी को फोर्सफुली, अगर कोई इंसान धोखे के तरीके से या कोर्जन के तरीके से, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि जो यहां पे इंडिजीनियस कम्युनिटी है, इंडिजीनियस कम्युनिटीज जो है किसके, यहां पे अरुणाचल प्रदेश के, उनका जो रिलीजन है वो अफेक्ट हो रहा है। क्यों अफेक्ट हो रहा है आगे देखते हैं। तो इसी को सेफगार्ड करने के लिए ये जो है एक्ट बनाया गया था कि वहां पे जो लोग रहते हैं उनका अपना जो पर्टिकुलर प्रीचिंग है, वो जिस भगवान में मानते हैं या फिर वो जो फेथ फॉलो करते हैं, उनसे उनका ये चीज अफेक्ट हो रहा था। ये जो फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन हो रहा था ना, उसके कारण ये चीज अफेक्ट हो रहा था। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिजीनियस फेथ क्या होता है अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। आप देख सकते हैं यहां पे क्या बात कर रहा है, डोनी पोलो मींस सन एंड मून प्रैक्टिस बाय सेवरल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। तो यहां पे जो है ये लोग ये फॉलो करते हैं और यही चीज हो रहा है कि इनको फोर्स्ड कन्वर्जन से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक एक्ट लाए हैं, पहला ही वाला एक्ट है, उसको दोबारा वापस लिया है। क्योंकि यहां पे दोबारा क्यों लाए हैं, क्योंकि यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो रहा है। बहुत सारा गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ताकि वो जो पुराना एक्ट है उसको वो वापस ला सके। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आप अगर कोर्जन के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में या फिर किसी इंसान के विल के अगेंस्ट आप देख सकते हैं करते हैं,
तो आपको सजा हो सकती है, 2 साल तक का आपको जेल हो सकता है और फिर आपको 10,000 तक का फाइन भी हो सकता है अगर आप गिल्टी फाइन किए जाते हैं। और जो ये चीज है, इस एक्ट के थ्रू एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग वाला बात बताया गया। मैंडेटरी रिपोर्टिंग का मतलब कि आपको डेप्यूटी कमिश्नर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? हर एक रिलीजन कन्वर्जन। मैंडेट दैट एनी एक्ट ऑफ रिलीजन कन्वर्जन, एनी एक्ट आप देख सकते हैं, एनी एक्ट का मतलब है आपका कि कोई भी अगर वॉलंटरी भी कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पे उनको भी दे नीड टू रिपोर्ट, ताकि वो एक ट्रांसपेरेंसी बना रहे कि आपको फोर्स नहीं किया गया है और आप किसी प्रेशर में नहीं है। तो यहां पे दिक्कत क्यों आ रही है और इस एक्ट को वापस क्यों लाया जा रहा है, आप देख सकते हैं 0.79% जो है वो 1971 में था क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन। क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन जो है 1971 में अरुणाचल प्रदेश में 0.79 था, लेकिन अब वो कितना बढ़ गया है? इट हैज इंक्रीज टू 30.26% इन 2011। तो 0.79 से आप देख सकते हैं वो इतना बढ़ गया है और ये बहुत इशू की बात है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रेलेवेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को एकदम क्विक हम लोग देख के निकलेंगे कि देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हमारा प्रोटेक्टेड है और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन्ड है आर्टिकल 25 से लेके 28, लेकिन आगे भी एक्सटेंड करता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन है वो 25 से 28 ही है, आगे भी इससे रिलेटेड। तो देखते हैं क्या बोलता है। आर्टिकल 25 जो है वो बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। हर एक चीज पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बन सकता है, कंसाइंस, फिर आपका प्रोफेस हो गया, आपका प्रैक्टिस हो गया, यहां पे आपका प्रोपोगेट हो गया। तो हर एक वर्ड का मतलब समझते चलते हैं और ये सब्जेक्ट टू क्या है, मतलब आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस मस्ट साउंड ऐसे बहुत ज्यादा वेग या बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एलैबोरेटिव, बट द थिंग इज कि रिलीजन के नाम पे यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट यू नीड टू रियलाइज कि आप पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे रिलीजन के इंसान को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, मतलब शांति पीसफुल माहौल मेंटेन कर रहे हैं, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को भी करने दीजिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं मोरालिटी हो गया, वही जो आप देखते होंगे मोरालिटी मतलब सही करो, अच्छा करो, दूसरे का भला करो, वही वाला मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट। आप दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट कीजिए और हेल्थ वही आपका ये सब ग्राउंड से रिस्ट्रिक्टेड है। जो आपका स्टेट है इन सब चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि आप अगर अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिस्ट्रिक्टेड है इन तीनों ग्राउंड पे। तो इसका देखते हैं, कंसेंस का मतलब होता है कि आपका अंदर का फीलिंग, द फीलिंग यू हैव विद इन यू, और इसीलिए बोल सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसेंस मतलब आप जिस भी भगवान में मानते हैं, आप जिस भी रिलीजन में मानते हैं, यू कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं, यू कैन शो इट, यू कैन प्रैक्टिस इट। आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल जो भी आप रिलीजन में फॉलो करते हैं आप उसके उनसे रिलेशन में जो भी चीज वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है उनके कस्टम्स के हिसाब से वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोपोगेट का मतलब फैलाना होता है। प्रोपोगेट का मतलब फैलाना इन दैट केसेस कि आप अपने रिलीजन के बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं। बताना और फोर्स करके कन्वर्जन करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। बताना इज समथिंग लाइक दैट, आप समझ सकते हैं कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हैं। प्रोपोगेट मींस कि आप अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, बट कन्वर्जन जहां पे आ जाता है वो गलत हो जाता है, इसलिए आप प्रोपोगेट को गलत मत समझिएगा और हर एक चीज पे क्वेश्चन बन सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बोलता है कि आप कोई भी जो है आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और ये सब का है टू प्रोपोगेट रिलीजन, रिलीजन वर्ड यूज किया गया है। और आर्टिकल 26 अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स सब्जेक्ट टू सेम है। जो लास्ट आपने देखा था लास्ट आर्टिकल में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, वही सेम है इस आर्टिकल में। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, राइट टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। मान लीजिए कोई मंदिर है या मान लीजिए कोई मस्जिद है, तो यहां पे मंदिर में जो पुजारी होंगे जो पूजा वूजा करते हैं तो वो आपके हिंदू होंगे या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे या जो भी आपका उसमें सब क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपॉइंट किए होंगे। अगर वही चीज अगर मस्जिद है तो यहाँ पे कौन वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, ये वो, तो ये सब चीजें भी आपके बहुत ज्यादा रेलेवेंट रखती है कि यहां पे जो है कि आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन, अगर कोई मंदिर है, अगर कोई मस्जिद है, तो वहां पे कौन आदमी अपॉइंट होगा या कौन कैसे फंक्शन करेगा, वहां पे वो लोग कैसे क्या चीज करेंगे, वो सब उनका अपना राइट है एंड दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स। और यही चीज है आपका आर्टिकल 26 कि हर कोई अपना अफेयर्स मैनेज कर सकता है, लेकिन अब उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या नहीं करे, पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं करे या वो डिसरप्ट नहीं करें, मोरालिटी को क्या बोलते हैं इफेक्ट नहीं करें और हेल्थ को इफेक्ट नहीं करें। आर्टिकल 27 आपका बात करता है, आर्टिकल 27 इज लाइक कि अगर आप गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को यह बोलता है कि आप अपने टैक्स के फंड से या किसी पूरे सिटीजन से आप जो पैसे कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, उससे जो है आप वो नहीं कर सकते हैं कि किसी एक
पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि आप अगर कोई टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट यूज टैक्सेस टू प्रमोट और मेंटेन एनी स्पेसिफिक रिलीजन। अगर वो कर रहा है तो सबके लिए करे, नहीं तो किसी एक के लिए नहीं कर सकता, ये उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल 28 आपका फिर उसी बारे में है कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं तो इसके थ्रू आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये सब उसमें आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो आर्टिकल 28 में क्या है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है अगर आप यहां पे इस्लाम अगर अपने स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं मदरसा वगैरह कॉन्सेप्ट, तो मदरसा नहीं, अगर आप देखते हैं कहीं और भी कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वो अगर अपना प्रीचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो क्या वो अपना पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वही बता रहा है द आर्टिकल 28 प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम नॉट टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स फंडेड बाय द स्टेट। अगर सरकार उनको सपोर्ट कर रहा है इन दैट केसेस वो गवर्नमेंटल वाला वो स्टेट वाला आ जाता है और यहां पे आपका ऑटोनॉमी जो होता है, आपका पर्सनल कंट्रोल, वो आपका कहीं ना कहीं हट जाता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं आर्टिकल 28 में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो अगर आप उस फेथ में मानते हैं तो आप अटेंड कीजिए, लेकिन फोर्सफुल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट वेदर इट इज फंडेड बाय स्टेट और वेदर इट इज नॉट फंडेड बाय द स्टेट। अगर पर्सनल है तो कैसे होगा और ये कैसे होगा, तो ये चीज आप देख सकते हैं आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के थ्रू आपका दो और टॉपिक है, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि वो कौन सा टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है और चर्चा में बने हुए हैं, जस्ट बिकॉज वो इस मंथ कुछ था नहीं यहां पे कि आई कुडेंट डिस्कस। तो यहां पे है कि पिछले मंथ में अगर हम लोग देखेंगे तो वक्फ एक्ट जो है, वक्फ एक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था और उसका भी इन्हीं से रिलेशन है। जो आर्टिकल आपका रिलीजन से रिलेटेड है ना, उसी में आपका वक्फ एक्ट जो है वो फॉल करता है। और यहां पे वक्फ एक्ट का क्या मतलब है कि वक्फ एक्ट जो है आपका वो किस बारे में है कि अगर कोई, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कोई भी लोग अगर इस्लाम में प्रोफेस करते हैं, अगर कोई भी लोग इस्लाम में प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, और वहां पे अगर वो कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से अपने गॉड को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो वक्फ बोर्ड की तरह या वक्फ एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इट इज ग्रांटेड थ्रू दिस एक्ट और यहां पे यू आर अलाउड टू डू सो, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि वक्फ एक्ट जो है बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था पिछले महीने, अभी भी चल रहा होगा आपका जेपीसी वाला कॉन्सेप्ट, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट आया है, ये आया है, वो है। तो बहुत ज्यादा फ्रंट पेज पे आप देखते होंगे इंडियन एक्सप्रेस में, कहीं भी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए तो वहां पे यू विल सी दिस थिंग। तो वक्फ एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो रिलीजन से कैसे रिलेटेड है एंड ऑल ये सब। तो आप देख सकते हैं कि वो जो है थोड़ा गलत कर रहे थे, मतलब देवर अक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, मतलब जो उनको गिफ्ट के फॉर्म में नहीं भी मिल रहा था वो लोग खुद से ही वो जबरदस्ती एक्वायर कर रहे थे। तो यहां पे यही सब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ताकि मतलब कौन सा प्रॉपर्टी विलिंगली दिया जा रहा है, कौन सा फोर्सफुली एक्वायर किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड पे एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए। पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड में जितने भी मेंबर्स होते थे वो मुस्लिम मेंबर्स होते थे। अब क्या कर रहे हैं, चेंज लाने के लिए क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनके थ्रू ये क्या करना चाह रहे हैं, उनके थ्रू ये नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी लाना चाह रहे हैं उस बोर्ड में, ताकि वो लोग उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और आप आर्टिकल 28 अगर देखें या फिर आपका इसके बाद भी जितने आर्टिकल्स है 29, 30, उनसे रिलेशन में अगर आप बात करें तो आपका एएमयू का जो जजमेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू का जो जजमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो यहां पे आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या आपका चर्चा में बना हुआ था नवंबर के टाइम में। तो ये इसका माइनॉरिटी स्टेटस के रिलेशन में बात चल रहा था कि क्या इसका माइनॉरिटी स्टेटस है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू उसको बताया गया था, है कि नहीं है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एएमयू के पर्सपेक्टिव से भी, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से इस आर्टिकल्स में देखेंगे तो होता है। तो आप नवंबर का भी एक बार रिवाइज करना चाहिए आपको यहाँ पे एएमयू के रिलेशन में। तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको, एएमयू का बेसिकली ये था कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो मेंटेन किया जा रहा था कि क्या वो स्टेट द्वारा फंडेड है, नहीं है, उसका माइनॉरिटी स्टेटस वो बनाया किस ऑब्जेक्टिव से गया था उस समय जब पास्ट टाइम में बनाया गया था, तो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो यही सब है, पूरा डिबेट चल रहा था। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि जो एएमयू का जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ इस पे हम लोग एक
दूसरा बेंच बैठाएंगे, वी विल सेट अप अनदर बेंच, और वो बेंच अभी सेटअप किया गया है और इसीलिए यहाँ पे जो इसका जजमेंट भी पेंडिंग है। तो आज या कल जब भी उसका जजमेंट आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी रेलेवेंस रखता है, और लास्ट ईयर का नवंबर का ही बात है। तो आपको एएमयू का भी जजमेंट पढ़ना चाहिए एट लेंथ, और देख सकते हैं जो स्टेट कन्वर्जन का बात करें जिसपे हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसमें आप देख सकते हैं तो और भी आपके स्टेट्स हैं। अगर आपको जीके के पर्सपेक्टिव से या लीगल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से जानना है तो आप देख सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या बोलता है, वाइफ कैन गेट मेंटेनेंस इवन इफ शी डिफाइज कोर्ट ऑर्डर टू गो बैक टू हस्बैंड। तो यहां पे अगर जो वाइफ है, आपको इससे क्या समझ में आता है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड के घर जाने से मना भी कर देती है, यहां पे अगर मान लीजिए हस्बैंड और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए होंगे और जो वाइफ है वो अपने घर से बाहर चली गई होगी, तो यहां पे वही चीज वो बोल रहा है कि अगर यहां पे हस्बैंड के घर वो वापस नहीं भी आती है तो बिफोर द डाइवोर्स का मतलब है कि यहां पे डाइवोर्स हुआ नहीं है, अभी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, या कोई भी केस पेंडिंग है डाइवोर्स का, तो यहां पे क्या बोलते हैं, उससे पहले भी मेंटेनेंस मिल सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है, और इसी को हम लोग आज कवर करेंगे कि मेंटेनेंस मिल सकता है वाइफ को इवन इफ शी डज नॉट ओबे। डिफाइस का मतलब होता है डज नॉट ओबे द कोर्ट ऑर्डर टू गो बैक टू द हस्बैंड, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड एंड व्हाई। चलिए जल्दी देखते हैं इसमें कि क्या हुआ है, इसमें इशू क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, क्योंकि ये अगर आप फैमिली लॉ में देखिएगा तो फैमिली लॉ के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब, रेस्टिट्यूशन का मतलब जोड़ना, ठीक है, रेस्टिट्यूशन का मतलब जोड़ना, टू पुट समथिंग बैक एट इज इनिशियल स्टेज, तो कुछ भी कुछ जोड़ना। तो यहां पे अगर कोई हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो खराब हो गया है, वो अलग रह रहे हैं एक दूसरे से, तो यहां पे कोई एक इंसान भी क्या कर सकता है, वो एक इंसान भी कोर्ट जाके, फैमिली कोर्ट जाके वो बोल सकता है कि देखिए जज साहब, हमको वापस साथ में रहने का एक डिक्री वाइफ को भिजवाइए या हस्बैंड को भिजवाइए। कोई भी इंसान जा सकता है, हस्बैंड कोर्ट जा सकता है या तो फिर वाइफ जा सकती है जिसको भी प्रॉब्लम है, और वो दूसरे को एक कोर्ट के थ्रू डिक्री पास कराता है। डिक्री मतलब ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है, डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। डिक्री ऑफ मतलब कि एक ऑर्डर, एक लेटर टाइप का उनके घर पे जाता है कि आप या तो साथ आके रहिए, आप अगर इस टाइम तक साथ आके नहीं रहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा पार्टी है हस्बैंड या वाइफ, उसको हम ऑटोमेटिकली डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे, ठीक है। आपको हम समय देते हैं कुछ टाइम का, वो फैमिली लॉ में आपका लिखा हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट अगर आप बात करेंगे तो वहां पे आपका ये सब गिवन है कि आपका कितना टाइम का है, कि 1 ईयर से आगे का है, सो समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अगर हम समझे तो यहां पे जो डिक्री वो होता है, वो रिश्ते को, या फॉर एग्जांपल वो शादी अगर होती है तो डाइवोर्स से पहले इफ दे कैन रिकंसाइल, अगर वो क्या बोलते हैं वापस से आके वो कर सकते हैं कि दे कैन लिव टुगेदर, इन दैट केसेस कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कराएगा। और कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है आपका जो भी राइट्स शादी के बाद मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपका साथ में रहने का, आपका एक हस्बैंड को वाइफ की तरफ, वाइफ को हस्बैंड की तरफ, तो ये जो राइट्स होते हैं शादी के बाद ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाते हैं। और ये सब क्या है, हो सकते हैं इनहेरिटेंस का राइट, आपका बोल सकते हैं कि साथ में रहने का, इमोशनल सपोर्ट, वेल बीइंग, फैमिली ग्रो करना, कोहैबिटेशन, ये सब जितने भी है ना, तो ये सब जो है आपका कॉन्जुगल राइट्स है, और ये आपको ऑटोमेटिकली शादी के होते ही होते मिल जाता है। तो इसी को रेस्टिट्यूट करने के लिए आप कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर भिजवा सकते हैं, और नहीं अगर फॉलो किया गया दूसरे पार्टी द्वारा तो उसको क्या मिल जाएगा, डाइवोर्स मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेक्शन, इसमें इशू क्या था, इस केस में जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, कोर्ट के पास ये क्यों पहुंचा था। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट व्हिच अलाउज अ कोर्ट टू पास अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इट हैज आर्ग्यूड दैट प्रोविजन हैज नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, व्हाट आर द क्वेश्चन इन दिस लीगल बैटल। तो आप देख सकते हैं सेक्शन जो आपका 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या बोलता है, वो आपका बात वही बोलता है कि अगर कोई भी वाइफ और हस्बैंड हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, तो यहां पे आप बिना एक एक्सक्यूज के अगर एक दूसरे से अलग रहते हैं, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, तो जो अग्रीव पार्टी है, अग्रीव पार्टी का मतलब समझते हैं, अग्रीव पार्टी का मतलब होता है कि जिसको भी नुकसान हुआ है, हस्बैंड को या वाइफ को, जिसको भी प्रॉब्लम है कि साथ में आके नहीं रह रहा है ये इंसान, वो क्या कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो ये आपका कौन बात करता है, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग देख लिए, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट है आपका कि यहां पे जो ये केस है ये क्यों चर्चा में बना हुआ था, तो इसको शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। ये केस क्या था कि जो
वाइफ है वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, तो इसी के लिए जो हस्बैंड है वो क्या करता है, वो कोर्ट जाता है और बोलता है कि जज साहब मेरी वाइफ को हमको वापस बुला के लाना है, और यहां पे यू कैन जस्ट सेंड अ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वाला डिक्री टू हर, एक ऑर्डर आप भेजिए मेरी वाइफ को और बुलाइए वापस। तो यहां पे जो वाइफ है वो इस ऑर्डर को मानने से मना कर देती है, और वाइफ के ये ऑर्डर को मना करने के बाद वाइफ और क्या करती है कि वो कोर्ट में फाइल करती है एक मेंटेनेंस का केस। तो मेंटेनेंस क्या होता है, और मेंटेनेंस आपको पता ही होगा, बेसिक जो एक नेसेसिटी होता है, बेसिक एक अमाउंट होता है, पैसा हो सकता है, कोई भी फॉर्म में आपका सपोर्ट हो सकता है, जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है। तो स्पाउस वर्ड आपको क्या मिलेगा, फैमिली लॉ में आपको स्पाउस वर्ड बहुत जगह मिलेगा। स्पाउस मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, तो ये आपका स्पाउस वाला कॉन्सेप्ट होता है। और यहां पे जो मेंटेनेंस है वो आपको, अगर दिमाग में ये चीज होगा कि नहीं यार ये तो बस लड़के देते हैं लड़कियों को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे इट इज समथिंग लाइक दैट, ये बोथ एंड से होता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अगर हस्बैंड नहीं कमाता है तो यहां पे वाइफ भी दे सकती है, डिपेंडिंग कि शादी के बाद वो लोग कैसे रह रहे थे। तो यहां पे जो मेंटेनेंस है वो ग्रांट किया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में एक और मिसकंसेप्शन होगा कि जो मेंटेनेंस है वो डाइवोर्स के बाद ही मिल सकता है, जब हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहां पे जो मेंटेनेंस है वो आपका इंटरिम मेंटेनेंस, आपने सुना होगा। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा मेंटेनेंस जो कि ग्रांट किया जाता है, जो कि ग्रांट किया जाता है दूसरे भी, एक हस्बैंड को एक वाइफ को, या जो भी ग्रांट कर रहा है। तो यहां पे दे कैन ग्रांट सम अमाउंट ऑफ मनी। तो यहां पे अगर आपका जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए जितने भी मनी चाहिए होते हैं, बेसिक नेसेसिटी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, आपको रहने के लिए, खाने के लिए, आपको जितना भी बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होता है, तो यहां पे इंटरिम मेंटेनेंस अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो है वो ग्रांट किया गया कोर्ट द्वारा, और जो वाइफ है उसको बोला गया कि हाँ आपको ये मेंटेनेंस मिल सकता है, और हस्बैंड को बोल दिया कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हस्बैंड वॉज डायरेक्टेड टू, देखिए, the wife successfully obtained an order directing the husband to pay her 10,000 per month as maintenance। तो यहां पे वो जो है वाइफ बहुत सक्सेसफुली क्लेम कर ली जो लोअर कोर्ट से है, और उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया और वो चला गया हाई कोर्ट। केस समझते हैं हम लोग। यहां पे आप समझ सकते हैं कि वहां पे वाइफ ने जाने से भी मना कर दिया घर पे, और वहां पे मेंटेनेंस भी कोर्ट ने ग्रांट कर दिया वाइफ को। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट पहुंच गया, कि बोलता है कि ये गलत ऑर्डर है, और हाई कोर्ट ने क्या किया कि हस्बैंड के बात को माना और बोला कि हाँ ये गलत चीज है, और यहां पे अगर वाइफ एक साथ रहने के लिए नहीं मान रही है तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, आपका ये डाइवोर्स जो है हम लोग वो ग्रांट कर देंगे। तो यहां पे जो है ये देख सकते हैं कि सॉरी, मेंटेनेंस आपका जो है नहीं ग्रांट करेंगे, मेंटेनेंस आपको वो जो है नेगेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे वाइफ से मेंटेनेंस का हक छीन लिया हाई कोर्ट ने, और इसीलिए वाइफ पहुंच गई कहां, सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे वाइफ जो है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट सेटलाइज द झारखंड हाई कोर्ट डिसीजन, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ का जो है फेवर पक्ष लिया और बोला कि यहां पे क्या है कि जो झारखंड हाई कोर्ट है उसने क्या चीज किया कि उसने ये किया कि झारखंड हाईकोर्ट ने, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये दो जो आपका ये है शादी के बाद का आपका मेंटेनेंस का राइट है, या फिर आप बोल सकते सॉरी डाइवोर्स से पहले मेंटेनेंस का जो राइट है, या कोई भी ऐसा राइट है, तो वो आपका जो वुमेन्स को दिया जाता है, वो जो आपका वुमेन्स या मेंस को दिया जाता है, उसका अलग एक पर्सपेक्टिव होता है, वो अलग होता है। द झारखंड हाईकोर्ट हैज गिवन अनड्यू वेटेज टू द फाइंडिंग्स इन सेपरेट कॉन्जुगल राइट केस। सेपरेट आप देख सकते हैं, कॉन्जुगल राइट्स मतलब साथ में आकर रहना एक अलग चीज है, लेकिन अगर मान लीजिए वाइफ साथ में आकर नहीं रहना चाहती है कोई कारण के द्वारा, या हस्बैंड साथ में आकर नहीं रहना चाहता है, तो वहां पे एक पार्टी को मेंटेनेंस तो मिलना चाहिए ना। तो वही चीज बोल रहा है, ओवरलुक्ड सर्टेन क्रूशियल फैक्टर्स that have given rise that has given the wife just cause to not return to her matrimonial home। तो यहां पे वो बोल रहा है कि साथ में आके रहना एक दूसरा चीज है और मेंटेनेंस मिलना दूसरा चीज है, और यहां पे कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस का ऑर्डर अपहेल्ड कर लिया और बोला कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा और हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इवन दो द वाइफ डज नॉट रिटर्न टू हिज हस्बैंड। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थर्ड टॉपिक, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड चार्जेस शुड नॉट बी मैकेनिकली इन्वोक्ड, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड एंड व्हाई। ये आपका थर्ड टॉपिक है, और थर्ड टॉपिक आप देख सकते हैं क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अबेटमेंट जो है एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ क्राइम्स में आप पढ़ते होंगे क्लैट के लिए। तो यहां पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे अबेटमेंट का क्या मतलब है, फिर सुसाइड का क्या मतलब है, और यहां पे जो केस है वो क्यों चर्चा में है। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है वो किसमें आता है, हम देख सकते हैं जो आपका है सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में आता है, भारतीय
जो कि अभी बीएनएस बन गया है, भारतीय न्याय संहिता, और ये भारतीय न्याय संहिता के अंदर 108 में फॉल करता है, पहले था 306 में। आपको याद नहीं करना है, बट यू जस्ट नीड टू ऐसे नो कि ऐसे आप देखिएगा कि क्या है मतलब सेक्शन, क्योंकि यहां पे अगर मान लीजिए कोई अगर क्लैट के बेसिस पे बात करे तो अभी इस बार भी उसने क्या किया कि लीगल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ दिया। तो एक दो क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको पता होना चाहिए नॉलेज के बेसिस पे कि आपने पढ़ा है, तो इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो आउट ऑफ द पैसेज भी क्वेश्चन इस बार क्लैट में था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अगले बार भी हो सकता है। तो यू मस्ट नो कि क्या है नहीं है। तो अबेटमेंट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि अबेटमेंट और सुसाइड में अबेटमेंट का क्या मतलब होता है। सुसाइड का मतलब तो आपको पता ही है, आत्महत्या। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? अबेटमेंट का मतलब बोल सकते हैं कि अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग इफ, अगर वो किसी को इंस्टिगेट कर रहा है या उसके साथ मिलके इंगेज करके एक या दो एक से ज्यादा लोगों के साथ और कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी मतलब आप बोल सकते हैं षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी करना, कॉन्स्पायर करना। तो अगर वो ये चीज करता है तो, या फिर इंटेंशनली एड करता है, इन तीनों में से अगर वो कोई भी चीज करता है तो वो क्या करता है? अबेट करता है। एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को इंस्टिगेट करता है, बढ़ावा देता है, प्रवोक करता है, ठीक है, या आपको बोल सकते हैं उसको पुश करता है कुछ करने के लिए, या और दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर एक इंसान दूसरे या बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कॉन्स्पायर करता है कोई क्राइम करने के लिए, अबेट करता है उसको, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं? एड कर सकते हैं। एड का मतलब क्या होता है? यहां पे एड इज समथिंग कि यहां पे आप उसको किसी फॉर्म में सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि यार जाके किसी को मार दो, करके किसी का मर्डर कर दो, यहां पे आप उसको बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि यार मारना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके आप उसको कन्विंस कर लेते हैं। तो आपने अबेट तो कर ही दिया, बट यहां पे आप क्या कर रहे हैं कि वहां पे आपने गन भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया, यू प्रोवाइडेड द वेपन ऑल्सो। तो यहां पे इंटेंशनली एड करना मतलब आप उसको सामान भी दे रहे हैं और आप उसको ऐसा फील करा रहे हैं कि भाई ये सामान यूज करके हम ये क्राइम कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों में से कोई करते हैं तो आपका अबेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल हो जाता है। तो अबेटमेंट का मतलब तो आप समझ गए क्राइम के पर्सपेक्टिव से। क्राइम मतलब कोई मर्डर हो गया, कोई रॉबरी हो गया, तो यहां पे आप अबेट करके लोगों से क्राइम करवाते हैं या खुद भी उसका पार्ट बनते हैं कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, षड्यंत्र जिसको बोलते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है, अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना। तो यहां पे किसी ने एक इंसान को इतना पुश किया, इतना उकसाया कि उसने क्या किया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, उसने आत्महत्या कमिट कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और यहां पे जो है ये चीज क्या है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है, और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये पनिशेबल है। तो यहां पे जो है आप देख सकते हैं इसका पनिशमेंट गिवन है यहां पे 306 में, अप टू 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट अलॉन्ग विद फाइन, यह इसका पनिशमेंट है। और यहां पे केस क्या था वो हम लोग समझते हैं, आपको बहुत शॉर्ट में समझेंगे। आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आई विल जस्ट सम अप द केस इन शॉर्ट। तो यहां पे क्या था कि यहां पे जो है एक बैंक मैनेजर जो है, बैंक मैनेजर को फोर्स, अक्यूज जो है वो बैंक मैनेजर था, और उसने जो फोर्स किया था जो डिसीज था, डिसीज मतलब जो मर गया है, आप देख सकते हैं डिसीज पर्सन, उसने जो फोर्स किया था डिसीज पर्सन को एक लोन अमाउंट या एक मनी का अमाउंट, वो पैसे का अमाउंट जो है रिकवर करना चाह रहा था, ठीक है। बैंक मैनेजर जो है वो इस पर्सन से रिकवर करना चाह रहा था, और इसी के ड्यूरेशन में, इसी के दौरान उसने क्या किया, बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज कर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया उसको। ऐसा मतलब जीने का मतलब उसको बोलते हैं ना कि नाक में दम कर देना, तो उसने नाक में दम कर दिया, ऐसा बोला जा रहा था। और यहां पे उसको जो है सुसाइड करने के बाद जो सुसाइड लेटर में मिला था ना, तो वहां पे सुसाइड लेटर जो है इस इंसान ने क्या किया, सुसाइड लेटर छोड़ा था। तो जो बैंक मैनेजर है उसने क्या किया, प्रवोक किया, प्रवोक का बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उसको बढ़ावा दिया, उसको पुश किया सुसाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोन का अमाउंट रिटर्न नहीं कर पा रहा था। तो यहां पे जो इंसान है लोन का अमाउंट रिटर्न नहीं कर पा रहा था, उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, और इन दैट केस सुसाइड नोट में इसका नाम लिख दिया। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो सबसे पहले बैंक मैनेजर को अरेस्ट कर लिया, और बैंक मैनेजर को अरेस्ट करते ही जो यहां पे है, बैंक मैनेजर ने क्या किया, बेल के लिए अप्लाई किया। तो बेल के लिए अगर इसने अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं यहां पे जो इनिशियल कोड जो होता है आपका, सेशंस कोड या लोअर कोड बोल सकते हैं, उसके द्वारा क्या बोलते हैं आपका जो है यहां पे इसको बेल डिनाई कर दिया गया, ठीक है। यहां पे इसको बेल डिनाई कर दिया गया, और ये बाद में फिर हाई कोर्ट जाता है। तो हाई कोर्ट में भी क्या बोलते हैं, इसका जो प्ली है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसको बोलता है कि नहीं भाई, तुमको जेल में ही रहना पड़ेगा, यू हैव डन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है। अबेटमेंट टू सुसाइड वाला केस में आपको पनिश किया जाएगा। तो यहां पे वो क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, ठीक है। और यहां पे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच के क्या करता है, द बैंक मैनेजर अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग बोथ द ट्रायल कोर्ट एंड
हाई कोर्ट डिसीजन। तो यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, यहां पे एक स्टैंडर्ड होता है जो हमें मेंटेन करना चाहिए बिफोर पनिशिंग एनी पर्सन फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यहां पे हमको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा कि कोई इंसान को अगर हम अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए पनिश कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट रिक्वायर्स एन एक्टिव और डायरेक्ट एक्ट। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण आप एक्टिवली, आप कुछ करके आप डायरेक्टली उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, विच लेड द डिसीज टू कमिट सुसाइड सीइंग नो ऑप्शन। आप देख सकते हैं नो ऑप्शन। नो ऑप्शन का मतलब होता है यार उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचा था, नाक में दम कर दिया था इस इंसान ने, और इसने कैसे किया था, एक्टिव या डायरेक्ट एक्ट से। और दिस एक्ट मस्ट हैव बीन इंटेंडेड टू पुश द डिसीज इनटू, आप देख सकते हैं पुश, तो उसने इतना पुश कर दिया होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्ट से कि यहां पे वो जो है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा सुसाइड कमिट करने के अलावा। आप देख सकते हैं ये बहुत बेसिक चीज है, और यहां पे कोर्ट ने यही चीज आपको बोला कि ये जो है आपका डिसीज जो है उसके पास और कोई चारा नहीं होगा सुसाइड कमिट करने के अलावा। ठीक है, पुश आप देख सकते हैं। तो यहां पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बैंक मैनेजर को क्या किया, रिहा कर दिया और बोला कि यहां पे अगर कोई भी कोर्ट इस चीज के बारे में, इससे रिलेटेड कोई केस डील करता है तो यहां पे उसको ये चीज एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उसको बेल नहीं देने से पहले कि उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। यहां पे क्या हुआ कि कोर्ट ने जब अपना वो जांच पड़ताल करवाया तो उससे पता चला कि यहां पे जो एविडेंसेस मिले तो यहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उस इंसान के पास और भी रीजन थे सुसाइड करने के, और यहां पे बैंक मैनेजर सोल रीजन नहीं था, डायरेक्ट रीजन नहीं था, इसीलिए उसको बेल ग्रांट कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, बेल अंडर पीएमएलए। तो आपका थर्ड टॉपिक क्या है, बेल अंडर पीएमएलए, और इसका क्या है, इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये आपका फोर्थ टॉपिक है। ये आपका फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो है बेल अंडर पीएमएलए, इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द लॉ ऑन द एक्सेप्शन फॉर वुमेन। आपको इससे क्या समझ में आता है कि वुमेन के लिए कोई एक्सेप्शन है, कहां है वो एक्सेप्शन, पीएमएलए में, और वो एक्सेप्शन किससे रिलेशन में है, तो बेल के रिलेशन में। तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें जितने भी है कि यहां पे आपका वुमेन्स के लिए जो एक्सेप्शन है वो बेल के रिलेशन में कैसा है। ठीक है, तो बेल कंडीशन जो है वो वुमेन के लिए पीएमएलए में कैसा है और इसमें एक्सेप्शन क्या है। तो ये जो है इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे। तो यहां पे जो केस है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि पीएमएलए क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए इसको बोलते हैं, और ये एक बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, और इसमें अगर आपको बुक किया जाता है तो आपको बेल भी नहीं मिलता है, मोस्टली नहीं मिलता है आपको बेल, और यहां पे ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो पीएमएलए एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि पीएमएलए होता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बुक होते हैं या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो आपको इसमें सजा होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस हम लोग समझते हैं, आप किसी भी फॉर्म में कोई ब्लैक मनी, आप कोई इलीगल सोर्स से जो पैसे कमाते हैं, जो आप टैक्स नहीं भरते हैं, आप टैक्स इवेजन कर देते हैं, ये सब मनी अगर आप कोई गेन करते हैं और इस मनी को आप किसी भी फॉर्म में लीगल बनाना चाहते हैं या फिर आप यूज करते हैं इसको मार्केट में, तो यहां पे क्या हो सकता है, आप बड़े अमाउंट में जब आप ये सब चीजें करते हैं तो आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में बुक किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा जो है बहुत सीरियस होता है। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर ये चर्चा में बना हुआ था, और इसीलिए ये टॉपिक जो है अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन भी है इसमें वुमेन को लेके। लास्ट ईयर ये क्यों चर्चा में बना हुआ था, ये क्योंकि आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल या फिर आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेप्यूटेड पर्सन है, और उनको अरेस्ट किया गया था पीएमएलए में, और उनको भी जल्दी बेल नहीं मिली। आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी को बाद में बेल मिल गया, लेकिन क्या बोलते हैं यहां पे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको भी बेल लेटर दिया गया, लेकिन बहुत टाइम उनको जेल में रखा गया। तो रीजन क्या था, आप देख सकते हैं कि पीएमएलए जो है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब पे अब हम लोग आते हैं, तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन आप पे लग जाता है तो आप में इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, यहां पे कौन करता है, एक अलग से बॉडी बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो यहां पे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने क्या किया, उसने एक इंक्वायरी की, और यहां पे जो है एक केस, अब इस केस पे हम लोग आ जाते हैं पीएमएलए पे। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और यहां पे इसमें क्या केस है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब आप समझ गए कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। बेल एज अ मैटर ऑफ राइट का मतलब है कि यहां पे आपको बेल मिलेगा,
लेकिन कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला था, वो क्या बोल रहे थे कि वहां पे उनको इलेक्शंस के लिए बेल चाहिए, इलेक्शंस कैंपेनिंग के लिए बेल चाहिए और उन्हें बाहर जाना है, तो इन दैट केसेस तो उनको जो है बेल अलाउ किया गया था। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये एक्सेप्शनल केसेस में बेल अलाउ किया जाता है। तो यहां पे जो पीएमएलए का है वो आपका एक्सेप्शंस और बेल कंडीशंस क्या बोलता है, ठीक है, प्रोवाइड्स कंडीशंस फॉर बेल, और ये आपका किस में है, सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेक्शंस आपको एक बार याद करना हो तो आप देख सकते हैं कि बहुत चर्चा में बना हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेल कंडीशंस दिया हुआ है, इसको रीड आउट नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पे बेल कंडीशन आपको क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा ताकि आपको बेल मिल सके। तो बेसिक बेसिक जो है प्रोविजंस मैं बता देता हूं कि आपको पता होगा। अगर कोई इंसान के खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस लगा है, पीएमएलए में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये पीएमएलए हो गया और भी बहुत सारे ऐसे सीरियस जो एक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप कैसे बोले जाते हैं, आप बोले जाते हैं गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आप ऐसे बोले जाते हैं कि अगर आप पीएमएलए में ऑफेंस करते हैं तो यहां पे आप गिल्टी हैं अंटिल आप इनोसेंट प्रूफ हो जाते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल कोई क्राइम करते हैं, मर्डर हो गया या फिर फॉर एग्जांपल नॉर्मल क्राइम तो नहीं है बट इन दैट केस आप दूसरे टाइप का क्राइम करते हैं जो आपका दूसरे नेचर का होता है, मनी से रिलेटेड नहीं होता है, वहां पे आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां पे जब तक पुलिस या कोर्ट आपको दोषी करार नहीं देता है या कोई एविडेंस नहीं दिखा देता है तब तक आप इनोसेंट है। लेकिन वहीं पे आपका पीएमएलए में क्या होता है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो पहले से इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और उसके बाद जाके आपको अरेस्ट करता है। तो यहां पे जो है अगर पीएमएलए में आपका बेल कंडीशन है तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा, आप समझ पा रहे हैं। अगर उनके पास ऑलरेडी पहले से आपके अगेंस्ट सबूत है कि आपने ये चीज किया है, आपने ये ऑफेंस किया है, तो अब आपका ये ड्यूटी होता है कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें। आप गिल्टी हो चुके हैं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब आपको गिल्टी उन्होंने करार दिया है, अब आप बोलिए कि भाई हम इनोसेंट कैसे हैं और बेल ले लीजिए। तो बेल का कंडीशन आप देख सकते हैं सेक्शन 45 में गिवन है कि यहां पे अगर आप भागिएगा नहीं, आपका फ्लाइट रिस्क नहीं होगा, अगर आप क्या बोलते हैं वो आप अगर भागिएगा नहीं और क्या बोलते हैं कोर्ट का अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ साथ दीजिएगा तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, आपको बेल दे देंगे। क्यों यहां पे बेल दे देंगे, क्योंकि आप फ्लाइट रिस्क पे नहीं होंगे। आप देख सकते हैं मस्ट नॉट बी ऑन अ फ्लाइट रिस्क या फिर टैंपर विटनेस। आप अगर क्या बोलते हैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आप विटनेसेस को टैंपर करेंगे या फिर आप बोल सकते हैं भाग जाएंगे एक शहर से दूसरे शहर या कंट्री को छोड़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो और आप ये प्रूफ कर देते हैं कि आप नहीं भागिएगा तो यहां पे आपको बेल मिल जाता है। तो ये जनरली सबको मिलता है, ये तो सबके लिए है, मेल फीमेल जो है सब। लेकिन यहां पे अलग से भी एक्सेप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं, देयर इज एन एक्सेप्शन। इसके अलावा ये तो नॉर्मल लोगों के लिए था, अरविंद केजरीवाल जी हो गए या बाकी लोगों के लिए, लेकिन यहां पे माइनर्स के लिए अगर कोई बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ाता है या फिर वुमेन इन्वॉल्व रहती है, पकड़ाता है इन दैट केसेस इन्वॉल्व रहते हैं ये दोनों लोग, माइनर हो गए या फिर वुमेन हो गई या फिर सिक पीपल मतलब वही जो बीमार तो नहीं एग्जैक्टली बोल सकते, लेकिन सिक मतलब मेंटली सिक। अगर आप क्या बोलते हैं अनस्टेबल हैं, आप अनसाउंड माइंड के हैं, तो आप सिक पीपल के अंडर फॉल करेंगे। तो इन तीनों कंडीशन में अगर आप फॉल करते हैं, माइनर्स हो गया, वुमेन्स हो गया या फिर आपका सिक पीपल हो गया, तो इसमें अगर आप फॉल करते हैं इन दैट केसेस आपको अलग से एक एक्सेप्शन दिया जाएगा और आपको बेल दे दिया जाएगा। या आप पे मतलब उतना ज्यादा अत्याचार नहीं किया जाएगा, ज्यादती नहीं बरकी जाएगी और आपको क्या करेंगे हम लोग बेल दे देंगे, जल्दी बेल दे देंगे। तो यहां पे यही केस है, ये हम लोग समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ और ये क्यों जो है चर्चा में बना हुआ है। आप देख सकते हैं केस ऑफ शशि बाला। शशि बाला जो है एक लेडी थी और यहां पे उसको माना जा रहा है कि उसने क्या किया था, बहुत सारे अमाउंट जो है उसने हेर फेर किया था, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं मोर देन 36 लाख रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्सरसाइज। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जितना भी अमाउंट है ये आपका उसने मिसअप्रोप्रिएट किया था। तो मिसअप्रोप्रिएट करने के बाद क्या किया कि उसको जो है ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया और ईडी ने इन्वेस्टिगेट करके क्या किया, इस चीज को ईडी ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको सजा दिया। तो सजा देने के फॉर्म में उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन शशि बाला ने क्या किया, उसके लिए सजा माना नहीं, ऑब्वियस बात है, उसने बेल के लिए अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं शशि बाला अकेले नहीं थी, एक फ्रॉड किया था शशि बाला ने और उसके साथ असिस्ट कौन कर रहा था, नसीम आप देख सकते हैं, रशीद नसीम था उसके साथ, को अक्यूज्ड बोल सकते हैं आप, उसके साथ प्रमोटर, ठीक है। तो ये जो है उसके साथ मिलके ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग करता है और यहां पे जो है शशि बाला पकड़ी जाती है और वो जो है दूसरा इंसान वो भागा रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो रशीद है वो यहां पे नहीं है और वो भागा हुआ है और जो शशि बाला उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो शशि बाला क्या करती है, यहां पे अपील करती है बेल के लिए। शी अपील्ड फॉर द बेल एंड वाज डिनाइड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में उसका बेल प्ली रिजेक्ट कर दिया शशि बाला को, ये बोलते हुए कि भाई आपको बेल नहीं मिल सकता है। शशि बाला एक वुमेन है, ध्यान रखिएगा। यहां पे अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हुआ। शशि बाला जो वुमेन है वो क्या की, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसने अपील किया, बोला कि भैया हमको बेल चाहिए।
तो यहां पे व्हेन शी अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, उसको बेल जब ग्रांट करना चाहिए था, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, बेल ग्रांट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आप देख सकते हैं, इतना बड़ा अमाउंट अगर आप इधर उधर कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट आपको बेल दे रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानना। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, ये तो समझ गए हम लोग कि आपका ये शशि वाला को बेल मिला, तो एक्सेप्शन क्यों मिला हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है एक वुमेन का कॉन्सेप्ट के अंदर कौन आती है, क्या एक वल्नरेबल वुमेन आती है। कोर्ट ने ये पूछा, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया ना बेल, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब रिजेक्ट किया बेल, तो उन्होंने क्या बोला कि वुमेन के अंडर वल्नरेबल वुमेन का कॉन्सेप्ट होता है कि यहां पे जो लाचार, जिनका राइट इजीली वायलेट किया जा सकता है, जो हाउस होल्ड लेडीज होती है, ये सब का आपका जो है ये सब चीजें बताई गई है कि यहां पे अगर आप इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं, आप अगर हाउस होल्ड लेडी रहते हैं या फिर आपका कुछ भी ऐसा आप किसी फॉर्म में यहां पे उसमें लोअर स्टैंडर्ड पे रहते हैं, और यहां पे इफ यू सी की ये जो है वुमेन के कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में आती है, वल्नरेबल में आती है कि नहीं आती है, क्या यहां पे उनका जो राइट है वो वायलेट किया जा सकता है इजीली कि नहीं, वो एक हाउस होल्ड लेडी है कि नहीं, तो ये सब चीजें जो हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पुराना भी एक केस है, वहां पे कोर्ट ने बोला हुआ है शी वाज नॉट अ हाउस होल्ड लेडी, ये एक दूसरा केस है 2023 का दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, और यहां पे आप देख सकते हैं उसमें भी उन्होंने क्या बोला है कि हाउस होल्ड लेडी होगी तब हम उसको बेल देते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज फॉलो किया और बोला कि यहां पे इट डज नॉट मैटर कि वो वल्नरेबल वुमेन में आती है कि नहीं आती है, वुमेन मतलब वुमेन मानेंगे, और यहां पे अगर शशि बाला एक वुमेन है, तो अगर उसके खिलाफ कोई भी ऐसा रेलेवेंट सबूत नहीं है जिसके लिए हम उसको रख सकें, उसने अपने केस को डिफेंड कर लिया, तो व्हाट शी कैन डू, शी कैन गो, यहां पे क्या बोलते हैं वो जा सकती है, और शी वाज ग्रांटेड बेल बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका फिफ्थ टॉपिक है वो आपका क्या है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस व्हाई आरजेकर रेप केस कन्विक्ट वाज नॉट गिवन डेथ पेनल्टी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये केस सबको पता होगा, आरजेकर रेप एंड मर्डर केस, तो इसीलिए इसके फैक्ट्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, आपको जो लीगल पॉइंट है और यहाँ पे डेथ पेनल्टी पे जो इशू चल रहा है कि डेथ पेनल्टी उन्हें क्यों नहीं दिया गया, और यहाँ पे उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है, क्यों आरजेकर रेप एंड मर्डर केस में इसके जो कन्विक्ट है उसको क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ये सब जो है हम लोग देख सकते हैं फोटो के थ्रू, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे उस समय वहां पे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, कि संजय रॉय जो है एक अक्यूज था, उसने रेप एंड मर्डर कमिट किया था आरजेकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। तो ये आपको तो पता ही है कि वहां पे उसका केस चल रहा था सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पे उसको जो है यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला। लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास, उसको जेल में रहना पड़ेगा, जबकि उसको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए था। लोग डेथ पेनल्टी डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिला। और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग अपील करेंगे, हम लोग आगे क्या बोलते हैं, अपील करेंगे, हम लोग डिमांड करते हैं, वी डिमांड बोल सकते हैं, या हम लोग अपील करेंगे क्या कि उसको डेथ पेनल्टी मिले। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई वहां पे क्या केस था, ये था, वो तो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बट यहां पे हम लोग लीगल पॉइंट देखेंगे कि यहां पे ये क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस आप देख सकते हैं। एग्रावेटिंग का मतलब होता है यहां पे एग्रावेट कर देना, इंग्लिश टर्म है एग्रावेट, मतलब कि आपको बढ़ा देना, उसका जो इंक्रीज कर देना, कि भाई अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है तो उसको फांसी की सजा कब देंगे, ये बोल सकते हैं हम लोग। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप जानते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं कि तभी देते हैं। आप देख सकते हैं, आप सबको याद होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आप उस समय छोटे थे, बच्चे थे, आपको याद होगा ये चीज कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है ये पहले भी हो चुका है। निर्भया रेप केस आप देख सकते हैं, 2012 के टाइम का था केस, लेकिन उनको अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी दिया गया। तो डेथ पेनल्टी अगर उनको दिया गया तो वही हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन से ग्राउंड्स पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर किसी इंसान को डेथ पेनल्टी देना है या लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है, क्योंकि यही इशू है यहाँ पे आरजीकर वाले केस में। तो यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम लोग देखते हैं क्या वो फैक्टर एग्रावेटिंग है जिसमें क्राइम कमिट हुआ है, या फिर वो फैक्टर मिटिगेटिंग है। तो मिटिगेटिंग का मतलब होता है जिसको लोअर कर देना, ठीक है, आप देख सकते हैं एरो के थ्रू, और एग्रावेटिंग का मतलब बढ़ा देना। अगर कोई क्राइम में आपने ये सब चीजें किए हैं तो जज क्या करेगा, आपको फांसी की सजा दे देगा। अगर आपने ये सब चीजें किए हैं तो आपको फांसी की सजा नहीं देगा, डेथ सेंटेंस देगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। तो संजय रॉय जो है उसने भी जो क्राइम किया आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ब्रूटल है, और यहाँ पे एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस में मतलब उसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई या क्यों देनी चाहिए वो हम लोग देखते हैं। एग्रावेट मतलब बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो है जनरली एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस लोग समझते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ यू सी कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस जो कोर्ट को बोलते हैं कि आपको डेथ पेनल्टी देना चाहिए, देख सकते हैं
could tilt the court decision towards death penalty. तो पहला है आपका if the murder is pre-planned, calculated and involves extreme brutality. दूसरा है आपका if the murder involves exceptional depravity. और तीसरा है आपका अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को या किसी पब्लिक पुलिस ऑफिसर को आप हार्म करते हैं। तो यहां पे तीन चीजें आप देख सकते हैं प्री प्लान। अगर आपने कोई मर्डर किया या कोई क्राइम किया और यहां पे ये प्री प्लान था, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि प्री प्लान वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले से सोच के रखा था तो आपको क्या करेंगे, डेथ पेनल्टी दे देंगे। यहां पे अगर उसमें ऑप्शन है उस सजा उस क्राइम के लिए डेथ पेनल्टी देने का तो हम लोग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने प्री प्लान किया था, आपने पहले से सोच के क्राइम किया था। एक्सेप्शनल डिप्रेविटी का मतलब होता है कि आपने जिस तरीके से क्राइम किया है, जिस तरीके से सामने वाले को मारा है और जिस तरीके से आप सामने वाले पे हावी हो गए, बोलते हैं ना ओवर पावर कर देना। तो यहां पे अगर आपने इसमें एक्सेप्शनल डिप्रेविटी कर दिया है, सामने वाले को क्या बोलते हैं, डिप्राइव कर दिया है, उसको मतलब मार दिया है, तो यहां पे ब्रूटैलिटी बोलते हैं इसको। ब्रूटैलिटी बोल सकते हैं कि आपने किस तरीके से मारा है। अगर मारा है बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से तो आप क्या करेंगे, आपको डेथ पेनल्टी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को या किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को ऑन ड्यूटी आप बोल सकते हैं जब या फिर ऑन ड्यूटी या फिर कोई ऐसा लॉफुल काम कर रहे होंगे, जब वो लोग कोई भी ऑफिसर्स अगर कुछ लॉफुल काम कर रहे होंगे और उनको रोकने के लिए आप अगर उनको मार देते हैं तो यहां पे क्या बोलेंगे, आपको एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस के थ्रू आपको डेथ पेनल्टी दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कौन से ग्राउंड हो सकते हैं जब आपका कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ग्राउंड्स, तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है एक एक। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आपका प्री प्लान वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको दे देगा, एक पैसेज दे देगा इस पे मिटिगेटिंग फैक्टर पे, और आपको बोलेगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसने ऐसा ऐसा क्राइम किया, उसमें पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी का है, बट कोर्ट सोच रहा है कि क्या उसे डेथ पेनल्टी दे या ना दे, और आपको बोल देगा लीजिए ऑप्शन ये रहा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर वो आप देखिएगा क्या चीज क्वेश्चन में या पैसेज में कि क्या वो प्री प्लान वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखिए समझ जाते हैं कि वो प्री प्लान वाला है या फिर एक्सेप्शनल डिप्रेविटी वाला कि उसने बहुत बुरी तरीके से मारा है, उसको ब्रूटल तरीके से मारा है, या फिर वो किसी पब्लिक सर्वेंट को मारता है। क्वेश्चन में अगर ये तीनों चीजों में से कुछ ऐसा दे देता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे उसको क्या लिखिएगा। आपसे अगर पूछा जाता है कि शुड ही बी ग्रांटेड डेथ पेनल्टी और नॉट, तो आप देख सकते हैं इन फैक्टर्स के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस है। तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस मतलब कोर्ट आपको डेथ पेनल्टी नहीं देगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इन सब फैक्टर से भी आपका जो है वो आपका क्वेश्चंस बन सकता है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर मान लीजिए जो अक्यूज्ड क्राइम कर रहा होगा उस समय वो मेंटली ठीक से नहीं होगा, मेंटली फिट नहीं होगा, अनसाउंड माइंड का होगा, तब क्या बोलते हैं उसको हम लोग एक्सेप्शन देंगे। नेक्स्ट है आपका एज ऑफ द अक्यूज्ड, अगर वो जो अक्यूज्ड है जिसने क्राइम किया है वो कम एज का है, बच्चा है, उसमें रिफॉर्म का अगर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, अगर वो रिफॉर्म कर सकता है, वो बदलाव ला सकता है, अगर वो एक चेंज्ड इंसान बन सकता है, वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, तो क्या करेंगे हम उसको बेल तो नहीं, यहाँ पे आपको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ पोजिंग अ कंटिन्यूड थ्रेट टू द सोसाइटी, तो ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। यहाँ पे अगर वो थ्रेट पोस्ट करेगा, अगर वो बोल रहा है कि हम नहीं सुधरना चाहते हैं, हम दोबारा ये क्राइम करेंगे और बस तुम हमको एक बार मौका दो, तो यहाँ पे यू कैन सी अगर वो कंटिन्यूड थ्रेट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेथ पेनल्टी दे देंगे। लेकिन अगर वो कंटिन्यू थ्रेट नहीं है तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। प्रोबेबिलिटी अगर वो बोलता है कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमको नहीं दीजिए सजा, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट आपका सर्कमस्टेंसेस अक्यूज्ड वाज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, जो मैंने आपको बताया कि अगर वो को किसी के द्वारा अबेट किया गया, इंस्टिगेट किया गया, तो इसमें वो फॉल करेगा। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं कि जिसका पूरा डिस्प्यूट था, तो आपका इस पे हर एक चीज पे क्वेश्चन बन सकता है। आपका दो लास्ट पॉइंटर क्या है, इफ द अक्यूज्ड बिलीव्स दैट देयर एक्शंस वर मॉरली जस्टिफाइड एंड इफ द अक्यूज्ड सफर्स मेंटली एंड इज अनएबल टू अप्रिशिएट द क्रिमिनलिटी ऑफ द एक्शंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर उसको अपने एक्शंस का मतलब नहीं पता है, या फिर वो मेंटली अनसाउंड है, या फिर उसको लगता है वो मॉरली जस्टिफाइड है, तो इसका मतलब भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मॉरली जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, मॉरली जस्टिफाइड मतलब कि यहां पे मान लीजिए कोर्ट या पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है और यहां पे जो अक्यूज्ड है उसको सजा नहीं मिल रहा है, और जो विक्टिम की फैमिली है जिसके साथ क्राइम हुआ है उनको बहुत गुस्सा आता है और बोलते कि यार जस्टिस तो सर्व हो नहीं रहा है, 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और यहाँ पे वो अक्यूज को खुद से मार देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मारना एक क्राइम है, अगर यहाँ पे अगर उसने ये क्राइम किया है, मर्डर किया है, अक्यूज के फैमिली नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्यों किया आप देख सकते हैं, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको लगा ये मॉरली जस्टिफाइड है, जस्ट बिकॉज उनके साथ जो क्राइम हुआ था पहले वो जो है कोर्ट और पुलिस वाले सीरियसली नहीं ले रहे, ढंग से उसने एक्शन नहीं लिया, और इसीलिए उसको लगा कि वो मॉरली जस्टिफाइड है, कि उसको कानून को खुद से हाथ में ले लेना चाहिए, और उसने क्या किया कि अक्यूज्ड को खुद से ही मार दिया। तो यहां पे क्या करेंगे कि इस केसेस में आपको डेथ पेनल्टी नहीं देके आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे। तो क्या संजय रॉय का जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फॉल करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं,
तो यहां पे आप देख सकते हैं संजय रॉय का केस ऑब्वियसली अभी के लिए नहीं फॉल करता है, नेक्स्ट आगे का तो जजमेंट देखते हैं क्या आने वाला है, लेकिन अभी के लिए जो संजय रॉय का केस है वो इसमें फॉल नहीं करता है। और यहां पे जो है उसको हम लोग क्या बोलते थे यहां पे कि आपका डेथ पेनल्टी जो है, जो आपका डेथ पेनल्टी इसीलिए नहीं दिया गया और उसको क्या बोलते हैं, ये दिया गया है लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है। देख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ क्लियर एविडेंस एंड कॉन्ट्ररी, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसका उसका एज फैक्टर भी बोला जा रहा है, लेकिन एज एक बस फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, एज के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो एज तो ऑब्वियसली उसका एज अराउंड 35 बताया जा रहा है, लेकिन और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि है डेथ पेनल्टी के लिए। आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्ररी वॉज, जैसे कि क्लियर ऑफ एब्सेंस, कोई एविडेंस नहीं था। आपको भी पता होगा वहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, वो जो उस क्राइम सीन था उसमें हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, बहुत सारे भीड़ का एक मॉब घुस गया था वहां पे और वहां पे डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। तो प्रॉपर एविडेंस नहीं था, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, जो सेशन कोर्ट है उसने क्या किया, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया और डेथ सेंटेंस नहीं दिया। आपको अगर पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं, ये पुराने जजमेंट्स है जहां पे आपका किस चीज पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सैफ अली खान एनिमी प्रॉपर्टी केस, कंटिन्यूअस लीगल लैंडस्केप। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपका है 6th टॉपिक, ठीक है। यहां पे सैफ अली खान का जो है एनिमी प्रॉपर्टी केस, यहां पे हम लोग सैफ अली खान को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उस पर अटैक हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सैफ अली खान जो है वो एक रिच फैमिली से आते हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो उस पर क्या है, चर्चा चल रहा है। गवर्नमेंट जो है उनको एक नोटिस भेजती है और बोलती है कि यहां पे जितना भी आपका प्रॉपर्टी है वो आपका एनिमी प्रॉपर्टी है। यही पूरा डिस्प्यूट है। वो जो उन पे हमला हुआ था वो दूसरा एक एक्ट है, वो आपका दूसरा एक सिनारियो है, लेकिन यहां पे ये जो है क्यों रेलेवेंस रखता है, क्योंकि यहां पे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है एक लॉ है और ये आपको पूछ सकता है क्लैट में, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। सैफ अली खान का जो एनिमी प्रॉपर्टी है उस पर केस चल रहा है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो बोले हैं कि सैफ अली खान को एपेलेट अथॉरिटी को रीच करने के लिए, क्यों, क्योंकि वो जो है अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट डिक्लेयर्ड हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पटौती फैमिली। मैंने आपको क्या बताया कि ये रिच फैमिली से है और उनको क्या बोलते हैं, पटौती फैमिली से, इन भोपाल एस्टिमेटेड टू बी अ वर्थ ऑफ 15,000 करोड़ एज एनिमी प्रॉपर्टी। तो 15,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी था सैफ अली खान का, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी और बोल दिया है वो एनिमी प्रॉपर्टी है। वो एनिमी प्रॉपर्टी है, क्यों एनिमी प्रॉपर्टी है वो आगे देखेंगे, लेकिन इसी के लिए जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए थे और यहां पे बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इनको क्या बोला सैफ अली खान को कि आप अपील कीजिए, आप ऊपर जाइए, यहां पे इस ऑर्डर को चैलेंज कीजिए, यहां पे इस ऑर्डर को चैलेंज कीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर क्यों फॉल करा, उनके पास प्रॉपर्टी क्या है और लीगल इशू क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कि यहां पे वाई ऑब्वियस बात है, इसके पीछे जो हम रीजन जानना चाहेंगे कि क्यों हुआ ये। तो आप देख सकते हैं कि सैफ अली खान का जो प्रॉपर्टी है वो 15,000 करोड़ का है, तो उनका खुद का तो हो नहीं सकता है, उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो इधर उधर से आया है, तो उनके पूरे फैमिली का प्रॉपर्टी है। तो पूरे फैमिली का जो प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हैं कि जब इंडिया का बोल सकते हैं आप पार्टीशन वगैरह जब हो गया था, तो यहां पे जो है हमने क्या किया था कि जो भी लोग पाकिस्तान चले गए हैं या फिर एनिमी कंट्री चले गए हैं, तो हम लोग एनिमी कंट्री किसको बोलते हैं, बस पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान के अलावा आप बोल सकते हैं एनिमी कंट्री हम चाइना का भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान और चाइना से हमारा जो भी वॉर हुआ था या जो भी लड़ाई हुई थी, तो उसके कारण अगर कोई इंसान पाकिस्तान या चाइना चला जाता है और इंडिया छोड़ देता है, तो इन दैट केसेस उसका कोई भी प्रॉपर्टी अगर यहां पे रह जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर यहां पे रह जाता है, मूवेबल या इमूवेबल, तो वो क्या बोलते हैं, लेफ्ट इन इंडिया बाय द इंडिविजुअल, तो यहां पे उसका प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमी प्रॉपर्टी। अगर कोई इंसान पाकिस्तान या चाइना चला जाता है, प्रॉपर्टी यहां छोड़ जाता है, तो वो किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा, वो कस्टोडियन का हो जाएगा। आप देख सकते हैं द कस्टोडियन is tasked with managing these assets on behalf of the Indian government। तो कस्टोडियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट का हो जाएगा वो प्रॉपर्टी। अगर आप बाहर चले जाते हैं, देश छोड़ देते हैं, तो यहां पे वो जो एनिमी प्रॉपर्टी है वो सरकार जब्त कर लेती है या अपने पास ले लेती है। वो क्या कर सकती है, उसको ऑक्शन कर सकती है, सेल कर सकती है, उसको यूज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो यहां पे जो है सैफ अली खान का इतना सारा प्रॉपर्टी है, उसको एनिमी प्रॉपर्टी क्यों बोला जा रहा है ये देखते हैं, और इनके फैमिली में से कौन है जो एनिमी कंट्री चले गए। और यहां पे इशू ये भी है कि 2017 में जो है वो अमेंडमेंट आया था, उसको समझेंगे। पहले ये समझते हैं, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है जो पहले बनाया गया था, उसमें बस ये था कि जो इंसान एनिमी कंट्री चले जाते हैं उनका प्रॉपर्टी जो है उनको नहीं मिलेगा।
आप चले गए तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे बार बार इशू क्या आ रहा था कोर्ट के सामने कि कोई दूसरा इंसान था जो यहां पे रह गया, उनके रिलेटिव्स तो रह गए होंगे, यहां पे सब कोई तो पाकिस्तान या चाइना नहीं चले गए होंगे, तो यहां पे अगर वो रह गए हैं तो क्या वो अपने पूर्वज का या अपने एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। तो कोर्ट के सामने ये बहुत सारे केस फाइल हो रहे थे और इसीलिए 2017 में आपका अमेंडमेंट लाया गया इस एक्ट में और ये बोला गया कि अगर कोई एनिमी कंट्री चला जाता है तो उसको तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां भी अगर आप रह जाते हैं, फॉर एग्जांपल सैफ अली खान, उनको भी ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। और इसी के कारण जो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एक ऑर्डर दिया है कि आपका जितना भी प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि अबीदा सुल्तान जो है, जो इनकी मासी होती थी, तो वो जो है क्या की पाकिस्तान माइग्रेट कर गई। अबीदा सुल्तान माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1950 और ये आपका पूरा सैफ अली खान के फैमिली का बैकग्राउंड है। लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन जो आपकी अबीदा सुल्तान है उनके बस जाने से क्या हुआ है, यहां पे जितना भी सैफ अली खान का प्रॉपर्टी है वो सरकार क्या बोल रहा है, हम आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो आपका एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करता है। और ये किसका हो गया, कस्टोडियन का, कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी मतलब यहां पे सरकार का हो गया। तो यही जो है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने बोला है सैफ अली खान को अपर हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, क्योंकि 15,000 करोड़ का सारा प्रॉपर्टी अबीदा सुल्तान से रिलेशन में नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होंगे जो ऐसे लोगों के होंगे जो इंडिया में ही रहते हैं या इंडिया में ही प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वो खुद भी रहते हैं, जैसे भी कॉन्सेप्ट है, तो ये हो सकता है। इसी के लिए जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बोल रहा है उनको आगे जाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब क्या है कि आप कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे सरकार डिस्पोज कर सकता है, सेल कर सकता है आपको, या फिर आप बोल सकते हैं उसको ऑक्शन कर सकता है। तो ये सब आपका ग्राउंड्स गिवन है, ऑक्शन हो सकता है। तो ये सब कैसे क्राइटेरिया है ये आप देख सकते हैं, आपको पढ़ना है, आप रीड कर सकते हैं, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये है एड हॉक जजेस। ठीक है, एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट, और ये हम लोग देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो डील करेंगे। तो एड हॉक जजेस आप देख सकते हैं, जजेस से रिलेटेड है और यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आपका लीगल टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अभी बात में चल रहा है, चर्चा में चल रहा है। तो एड हॉक जजेस क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। एड हॉक जजेस का मतलब होता है टेम्पररी जजेस। टेम्पररी जजेस मतलब कि यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे किसी जज को ही बोला जाता है कि आप रिटायरमेंट के बाद या फिर और भी सिनेरियोस हो सकते हैं, वहां पे आप आके एक्ट कीजिए एक जज के द्वारा किसी एक कोर्ट में। यहां पे जजेस की कमी है या जज जो कोई भी बोल सकते हैं कि केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, कोई भी रीजन हो सकता है, यहां पे किसी भी जज को अगर एड हॉक बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे उनको अगर अपॉइंट किया जाता है, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उन जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो क्या है, एड हॉक अपॉइंटमेंट है। और यही जो है बहुत चर्चा में चल रहा है और ये किसके थ्रू हो सकता है, आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको क्लियरली पढ़ना ही है और यहां पे इसीलिए ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे से डील करेंगे। तो ये जो है आपका एड हॉक जजेस का जो बात है वो चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025 प्रपोज्ड अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस। तो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, क्यों, ताकि वो जो है जो पेंडिंग केसेस है उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ कर सके और ताकि वो चीजें इजीली हो सके। तो ये आपका एड हॉक जजेस का ये आपका पूरा गिवन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हर एक प्रोसेस पे, हर एक की तरीके से कि कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है उस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 224A क्या बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले वो देखते हैं। प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस to serve temporarily in the high court with the prior consent of the, जिसका भी कंसेंट लगता है उन सब का नाम है प्रेसिडेंट आपका। और फिर देखते हैं प्रोसीजर के फॉर्म में यहाँ पे कैसे वो पूरा प्रोसीजर होता है। आपको प्रेसिडेंट का तो वो कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको किसी रिटायर्ड जज को वापस अपॉइंट करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की अनुमति तो लगती ही है, लेकिन और पूरा प्रोसेस क्या होता है टेम्पररी जज अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो जो है बैकलॉग केसेस को रिजॉल्व कर सके, हाईकोर्ट में जो है वो रिजॉल्व कर सके, उसके लिए पूरा प्रोसीजर क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हम लोग जल्दी जल्दी समझेंगे कि यहां पे जो है ये आप देख सकते हैं कि द प्रोसीजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इज आउटलाइंड इन द क्रिएशन, आप देख सकते हैं एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलिजियम सिस्टम और ये आपको पता ही होना चाहिए। जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो कैसे होता है और ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में बना हुआ था। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इसके थ्रू बहुत ज्यादा ये रेलेवेंट है और ये आपका जो कोलिजियम सिस्टम है ये बहुत ज्यादा
पूछ सकता है, क्लैट में पूछ सकता है, क्योंकि क्लैट में अगर पास्ट ईयर पेपर्स देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रहता ही है। तो कॉलेजियम सिस्टम भी हम आगे देखेंगे, आपको इजी कर देंगे, इसको बता देंगे कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं अंडर दिस प्रोसेस वंस द रिटायर्ड जज कंसेंट, ऑब्वियस बात है उस जज से पूछेंगे, अगर जज का सहमति है तो चीफ जस्टिस क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा, उसका रिकमेंडेशन किसको फॉरवर्ड करेगा, चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर किसको करेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर को, जो लॉ मिनिस्टर है वो किसके साथ कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे, बिफोर फॉरवर्डिंग द रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर हु एडवाइजेस द प्रेसिडेंट। अब देख रहे कितना लंबा प्रोसीजर है, हर एक प्रोसीजर के एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, कौन किसको कब फॉरवर्ड कर रहा है और कैसे चीजें चल रही है, ये पूरा आपका प्रोसीजर है। ठीक है, इफ यू वांट टू रीड, आप एक बार रीड कर सकते हैं, अंडरलाइन पार्ट है जो, वही आपका पूरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है कोलिजियम सिस्टम, जो आप कोलिजियम वर्ड देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो आपका एडहॉक जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपका कैसे होता है, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका प्रेसिडेंट का कंसेंट वगैरह है, और बाकी जितने भी प्राइम मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर जो भी है, उनका कैसे रोल है। तो अब हम लोग देखते हैं कोलिजियम सिस्टम, व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम, और कोलिजियम सिस्टम का जितना भी केसेस है। तो 124 जो मैंने आपको जैसे बताया, आर्टिकल 124, अभी आपने 124 मैं बताऊंगा अब। तो यहां पे ये चीज है कि द सुप्रीम कोर्ट आर, देखो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोलिजियम सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कोलिजियम सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी जज का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस। तो यहां पे ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेबल था, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो है आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो है टसल चलते रहता है कि भाई हम पावरफुल। आप देखे होंगे बहुत सारा केसेस है, केशवानंदा भारती, इंदिरा गांधी का भी जितना केसेस है, या बहुत पुराने के टाइम में बात करें इमरजेंसी वगैरह, बहुत सारे लॉज है। ठीक है, तो आप गोलकनाथ केस हो गया, ये सब आप सब केसेस आपने सुना होगा, और यहां पे ये सब जो है हर हमेशा टसल चलते रहता था। आपने देखा होगा इंदिरा साहनी का केस हो गया, उसके बाद अमेंडमेंट आ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपका एग्जीक्यूटिव या फिर आप बोल सकते हैं लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी और आपका जुडिशरी के बीच में चलते रहता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो यही जो है आपका कोलिजियम सिस्टम वाला अपॉइंटमेंट सिस्टम लेके आ गए कि जजेस को जजेस ही अपॉइंट करेंगे, या फिर जो है वहां पे जो प्रेसिडेंट का या फिर जो है आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव का जो परमिशन चाहिए होता है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहां पे प्रेसिडेंट या फिर एग्जीक्यूटिव जो बोल रहे हैं उनका जो कंसेंट चाहिए होगा, क्यों कंसेंट चाहिए होगा, किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए। तो क्या वो जरूरी है, क्या किसी भी प्रेसिडेंट का कंसेंट जरूरी है किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले। तो यही चीज जो है इसमें कोलिजियम सिस्टम के थ्रू डिसाइड किया गया था, और हम इसको शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ये भी आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस भी हम लोग जल्दी से देखते हैं। चलिए, आर्टिकल 124 आपका क्या बोलता है कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो अभी तो मैं आपको बता रहा था कि यार जो टसल चलता है तो प्रेसिडेंट का कंसेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वही देखते हैं। प्रेसिडेंट का जो कंसल्ट है वो कंसेंट जो है, उसकी सहमति जो है वो कंसल्ट वर्ड से आती है। शी शुड कंसल्ट अ नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and of the high court in the state as she may deem necessary for the purpose। तो यहां पे जो है आप देख सकते हैं जो कंसल्ट वर्ड है वो हाईलाइटेड किया गया है। she should consult, कंसल्ट का मतलब क्या होता है, वही चीज है कि क्या कंसल्ट में आपका बहुत ज्यादा वो आता है, क्या मतलब वो कि कंसल्ट करना के कॉन्सेप्ट में आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट का जो पावर है, क्या बस उनकी सहमति, अगर मान लीजिए उन्होंने सहमति नहीं दिखाई, उन्होंने मना कर दिया किसी जज के अपॉइंटमेंट को, तो क्या वहां पे वो जज अपॉइंट नहीं होगा। तो वही चीज जो है ये पूरा डिस्प्यूट में चल रहा है, और ये जो है आर्टिकल 124 के कारण फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस आया था कि यहां पे कंसल्ट का मतलब क्या है। कंसल्ट का मतलब कि अगर कोई जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है और वो प्रेसिडेंट से पूछ रहे हैं, तो अगर वो मना करती है या मना करते हैं प्रेसिडेंट, तो यहां पे क्या किया जाएगा, क्या यहां पे जो है प्रेसिडेंट अगर मना करता है तो क्या उनको जज नहीं बनाएंगे। और यही पूरा इशू है कोलिजियम सिस्टम का। आपका नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 270, द जज ऑफ अ हाई कोर्ट, सेम चीज है, द जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शुड आल्सो बी कंसल्टेड इन द एक्सेप्शनल केसेस। अब देख रहे कंसल्टेड वर्ड जो है, आप बस कंसल्टेड वर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कंसल्टेड वर्ड। तो कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है कि आप उनसे बस क्या बोलते हैं, सलाह मशवरा बोल सकते हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं आप, और यहां पे यू आर जस्ट
ट्राइंग टू गेट देयर ओपिनियन। यहां पे मानना ना मानना है, और उसी को जो है वो 3 केसेस में डिस्कस किया गया था। फर्स्ट जजेस केस क्या बोलता है, जो कंसल्टेशन वर्ड है अंडर आर्टिकल 124, यहां पे आपने देखा था कंसल्टेशन वर्ड, ये वाला वर्ड, वो जो है क्या बोलता है, डजंट मीन कंकरेंस। कंकरेंस मतलब कि आपको मानना है नहीं मानना है, वो आपके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, डज नॉट मीन कॉन्करेंस। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि मानना है कि नहीं मानना है वो अलग बात है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द सीजीआई एडवाइस। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है। कंसल्टेशन वाला जो वर्ड है यहां पे, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, मतलब क्या हो गया आपका, देखते हैं, प्रेसिडेंट को एक साइड रखते हैं और आपका जो है एग्जीक्यूटिव सॉरी, प्रेसिडेंट को तो एक साइड रखते हैं, प्रेसिडेंट, और एक साइड हम लोग रखेंगे यहां पे बोल सकते हैं कि जजेस को। ठीक है, तो जजेस को अगर हम लोग एक साइड रखते हैं और यहां पे बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को एक साइड रखते हैं, तो यहां पे प्रेसिडेंट के फेवर में एक आ गया, तो 1 पॉइंट 0 पॉइंट। ठीक है, 1 हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है यहां पे जो है प्रेसिडेंट को इज नॉट बाउंड, मतलब प्रेसिडेंट को मानना जरूरी नहीं है, और ये जो आपका सीजीआई का एडवाइस। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ, ओवर रूल्ड प्रीवियस डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने पहला डिसीजन को इसको ओवर रूल कर दिया और ये बोला कि सीजीआई एडवाइस इज बाइंडिंग। यहां पे अगर सीजीआई ने एक बार बोल दिया तो यहां पे क्या होगा कि जज का अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट मना भी करती है तब भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या बोले थे, अगर प्रेसिडेंट मना करती है तो प्रेसिडेंट का डिसीजन बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, मतलब वो बाउंड नहीं है चीफ जस्टिस से, और प्रेसिडेंट का बात माना जाएगा। थर्ड जजेस केस जो है वो क्या बोलता है, देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंडेड द कोलिजियम टू अ 5 member body to include CGI and the 4 senior most judges of the कोर्ट आफ्टर द सीजीआई। तो यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड जजेस केस जो है ये सबसे रीसेंट केस है, 1998 का केस, और जो पुराने 2 जजेस का केस है, फर्स्ट जजेस केस 1981 और दूसरा केस है सेकंड जजेस केस 1993, और तीसरा जजेस का केस जो है वो 1998। तो यहां पे जो तीसरा जजेस का केस है, और इसी तरीके से अभी एट प्रेजेंट भी, ठीक है, एट प्रेजेंट भी जो है, नाउ फॉर द टाइम बीइंग, अभी भी जो है यही चीज चलता है कि अगर किसी जज को अपॉइंट किया जा रहा है तो यहां पे जो है 5 मेंबर्स का बॉडी होगा, और जो एक मेंबर है वो आपके कौन होंगे, यहां पे वो चीफ जस्टिस होंगे, और जो बाकी सब है वो कौन होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के ही जो बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रैक्टिस, तो उनको क्या बोलते हैं, वहां पे हम लोग प्रेफरेंस देंगे, और वो 5 का बॉडी डिसाइड करेगा कि कौन जज बनेगा कि नहीं बनेगा। और कॉलेजियस सिस्टम में वही होता है, रिकमेंडेशन वाला कॉन्सेप्ट। अगर हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है, और वो रिकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो वो डिसाइड करते हैं कौन बनेगा आपका हाई कोर्ट का जज, या फिर कौन बनेगा चीफ जस्टिस। तो ये सब जो है पूरा कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही होता है। रिकमेंडेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि आप बताते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट बताता है अपना नाम, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सोचता है, और जजेस के साथ देख रहे 4 अदर जो जजेस है इसके साथ वो करता है, और वो डिसाइड करता है कि किसी को जज बनाना है कि नहीं बनाना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका, हम लोग टॉपिक पे आते हैं वापस, ये तो हम लोग टॉपिक से ऑफ द टॉपिक चले गए थे, यहाँ पे बताते बताते कि ये आपका कोलिजियम सिस्टम क्या है, या फिर आपका ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कोलिजियम सिस्टम के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो अगर आपको देखना है तो यू कैन सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए जो जुडिशरी है, तो यहां पे चीफ जस्टिस ही जो है वो मेन इंसान होता है कि किसी भी चीज को आपको किसी भी को अगर जज बनाना है तो प्रेसिडेंट से बस कंसल्ट करेगा, जो कंसल्ट वर्ड आप यूज किए हैं, और यहां पे वो बाउंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, और इसीलिए जुडिशरी का बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस मेंटेन हुआ, जुडिशरी अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये जो हम लोग देख चुके थे, तो वापस आते हैं एड हॉक जजेस पे। तो एड हॉक जजेस जो है वो आपका क्या है, और ये बहुत रेयर इन्वोकेशन है। रेयर मतलब ये बहुत ज्यादा रेयरली इन्वोक किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है फंक्शनिंग आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको क्यों लाया जा रहा है अभी हाई कोर्ट में, और जजेस की जरूरत क्यों है, क्योंकि केसेस डिस्पोज करना है। उसका तरीका तो हमने देख ही लिया, तो तरीका जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो तरीका है ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, आपको पढ़ना है तो यू कैन रीड फॉर योर नॉलेज। तो हम लोग लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, The Bombay High Court said use of loudspeaker is not an essential to religion. Is not essential to religion. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉम्बे हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार ऐसा जजमेंट नहीं दिया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट पहले भी दे चुका है ऐसा जजमेंट। आप देख सकते हैं फोटोज में लाउड स्पीकर है, ये जो आप देख सकते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज करते हैं, मंदिर में भी होता है, मस्जिद में भी होता है, हर जगह होता है। कोई भी ऐसा फंक्शन है, कोई भी ऐसा रिलीजियस ओकेजन है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर पे कोई भी ऐसा चीज बजाते हैं। तो यहां पे यही चीज क्या एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। अगर आप धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी क्या था, राइट टू रिलीजन का था। और राइट टू रिलीजन में वही जो मैंने आपको बताया था, आप धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि बुर्का पहनना
ठीक है। अगर मुस्लिम्स का बात करें तो यहाँ पे अगर जो लोग इस्लाम में प्रोफेस करते हैं या मुस्लिम्स होते हैं तो वो लोग जो है बुर्का पहनती हैं लेडीज, तो ये अलाउड है। आप देख सकते हैं जो स्टीरियोटाइपिंग भी किया जाता है कि अगर आपने सैफरन कलर का शर्ट पहना है या कलर का कपड़ा पहना तो इन दैट केस आप हिंदू हैं। और जो स्टीरियोटाइपिंग ये भी की जाती है कि अगर आप ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का जो है शर्ट या कुछ भी ऐसे कपड़ा पहनते हैं तो आप मुस्लिम माने जाते हैं। तो ये चीज है कि ये स्टीरियोटाइपिंग है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आते हैं सिक्स पे, तो सिक्स अगर आप देखेंगे तो टर्बन पहनते हैं, सर पे अपने टर्बन यूज करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे टर्बन्स हो गए या फिर वो एक छोटा सा नाइफ भी लेके चलते हैं, कटार वगैरह जो भी बोल सकते हैं आप, छोटा सा नाइफ हो गया आपका, ठीक है। तो ये जितना भी है आपका, ये आपका बात करें कि क्या ये एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है। जैसे कि अगर आप बात कीजिएगा लास्ट ईयर भी ये बहुत चर्चा में चल रहा था बॉम्बे हाईकोर्ट, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये चीज बोला था कि जो आपको याद होगा, आप ये चीज इस वीडियो के बाद पढ़िएगा कि यहाँ पे जो बुर्का वाला जजमेंट था कि यहाँ पे हिजाब बैन, आपने सुना होगा हिजाब बैन जो है बहुत ज्यादा इशू में बना हुआ था। तो हिजाब बैन का जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का भी जजमेंट था, उससे पहले भी एक जजमेंट आया हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और क्लैट में हिजाब बैन से भी रिलेशन पे पूछ सकता है, क्योंकि हिजाब को भी जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस टू रिलीजन माना गया है कि नहीं माना गया है। मान लीजिए आप कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं, इफ अ गर्ल इज वेयरिंग हिजाब फॉर एग्जांपल या बुर्का टू हर कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, तो क्या वहां पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्या वो एसेंशियल पार्ट में आता है। तो ऑब्वियसली उसको माना गया कि एसेंशियल पार्ट है भाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट दोबारा इस चीज को कंसिडर कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ड्रेस को लेके नहीं है, वो जो सिक्स का आपका टर्बन को लेके नहीं है, वो सब तो एसेंशियल प्रैक्टिस है ही, आपको वो जरूरत है। आपको कोई रिलीजन में मानना है, प्रैक्टिस करना है, तो सिक्स के जो रिलीजन आप बोलिएगा टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वो लोग को वो जो टर्बन होता है वो पहनना ही होता है, पगड़ जो आप बोल सकते हैं वो आप पहनते ही हैं। तो यहाँ पे जो है लाउड स्पीकर क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है। एसेंशियल प्रैक्टिस हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि आपके रिलीजियस टेक्स्ट में वो चीज लिखा रहता है कि ये करना जरूरी है आपके रिलीजियस टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए आप देख सकते हैं, सिक्स का एग्जाम्पल फिर से लेंगे कि वो छोटा सा नाइफ भी कैरी करते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे इवन दो दैट इज अ डेंजरस वेपन, लेकिन उनके रिलीजन में लिखा हुआ है तो वी परमिट इट अंटिल, वही वाला बात आ जाएगा कि पब्लिक मोरालिटी, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए रख रहे हैं। तो क्या यहाँ पे लाउड स्पीकर का जो यूज है, क्या वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है, आइए जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे परमिशन जो है उसको जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं भाई, ये जो अगर आप लाउड स्पीकर बजाते हैं, तेज आवाज में गाने बजाते हैं, इनसे दूसरों को प्रॉब्लम होती है, न्यूसेंस होता है। आप देख सकते हैं ट्रेसपास का टॉपिक आ सकता है इससे, कि यहाँ पे न्यूसेंस होता है, या फिर आप बोल सकते हैं दूसरों को, सॉरी यहाँ पे आपका टॉट का टॉपिक आ सकता है जो न्यूसेंस के फॉर्म में, कि न्यूसेंस आप कॉज करते हैं, तेज आवाज में जो है आप गाने बजा रहे हैं तो अगल बगल के पड़ोसियों को दिक्कत हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नॉइज रेगुलेशन को बहुत कंट्रोल करते हैं हम लोग। आप जानते हैं ना कि अगर कोई तेज आवाज में गाना बजा रहा है तो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। तो यहां पे अगर आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी रिलीजन के, और अगर आप लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन को है रेगुलेट करने के लिए ये जो है बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। तो ये आपका रूल्स बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं डेसिबल्स में हम लोग साउंड मेजर करते हैं, तो ये आपका डेसिबल्स फिक्स है, ठीक है। इसका भी और कैटेगराइजेशन है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आप देखिएगा तो लिखा होगा कि आपका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो हॉस्पिटल के बगल में है, जो आप स्पीकर बजा रहे हैं वो हॉस्पिटल के बगल में, स्कूल के बगल में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के बगल में, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि आप स्पीकर्स कहां यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसा जो नॉइज है वो आप कहां पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन, वो आपका ये डिपेंड करता है। 55 डेसिबल है और यहाँ पे 45 डेसिबल्स है एट नाइट, और एट डे क्या है 55 डेसिबल, मतलब सुनने का जो कैपेसिटी है इससे ज्यादा एक्सीड करेगा तो आपको कानों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही चीज है, सुप्रीम कोर्ट जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने क्या किया, इसको नोट किया और बोला कि पुलिस को रोकना चाहिए इसको, पुलिस टू स्टॉप म्यूजिक एंड साउंड एंड टू रिसाइंड, मॉडिफाई और ऑल्टर द परमिशन टू यूज लाउड स्पीकर। तो यहां पे पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया हम वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने क्या क्या अलाउ किया, हम लोग ये चीज देखते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपका स्पीकर बजाना एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, और यहाँ पे केस क्या है ये हम लोग समझते हैं कि एक इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी जो लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था उससे, और वो बार बार कंप्लेन करके पुलिस से थक चुका था, लोकल अथॉरिटी से कंप्लेन करके थक चुका था, उनको भी उसने वार्निंग दिया था, स्टिल दे वर यूजिंग द लाउड स्पीकर, और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तो क्या किया उसने, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने ये क्या किया कि पुलिस को डायरेक्ट किया कि यहां पे उनको पहले वार्निंग दे, और यहां पे ये जो है उन्होंने ये बोला कि अगर कोई इंसान कोर्ट तक पहुंच गया है तो यहां पे उनकी जो सफरिंग है, जो उनके साथ दिक्कत हुई है वो बहुत बड़ी है, तभी वो कोर्ट आया है। क्योंकि इन सब के मामले में, रिलीजन के मामले में हम लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं,
वी आर वेरी कोऑपरेटिव इन द केस ऑफ रिलीजन। अगर आप रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा के टाइम हो गया, या फिर आपका सरस्वती पूजा के टाइम हो गया, या फिर आप बोल सकते हो ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स में अगर आप देखिए कि आपका ईद के टाइम हो गया, या फिर आपका बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां पे आप जो जुलूस निकालते हैं, क्राउड निकलते हैं, वो चीज आपका अलाउ करते हैं प्रायर परमिशन के साथ। अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो अलाउ करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे तो हम लोग कितना भी आवाज रहता है, फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम के लिए है, थोड़े टाइम बाद शांत हो जाएगा। लेकिन अगर रेपिटेटिव हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, हर बार हो रहा है ये चीज दिक्कत, तो आप उसके लिए केस कर सकते हैं। और यहाँ पे वो जो है पुलिस को पहले बोला गया कि आपको वार्निंग देना चाहिए, या फिर आपको यूज करना चाहिए ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नॉइस को रेगुलेट कर सकते हैं। आप डिवाइसेस यूज कीजिए जिसके कारण आप उसको या तो जो आपका स्पीकर है उसको सीज कर लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं कैलिब्रेशन और ऑटो फिक्सेशन, या तो फिर आप डेसिबल फिक्स करने का या रिड्यूस करने का कोई डिवाइस यूज कीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि लाउड स्पीकर को पहले वार्निंग दीजिए कि भाई मत बजाइए, उनको जाके वार्निंग दीजिए कि डोंट यूज लाउड स्पीकर। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद जब्त कर लीजिए, या फिर ये सब जो डिवाइसेस है वो यूज कीजिए, कैलिब्रेशन हो गया या ऑटो फिक्सेशन फॉर डेसिबल लिमिट्स, कि इनको स्पीकर्स का जो आवाज कम करने के लिए, ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। और ये देख सकते हैं जो बाकी सब डायरेक्शंस है जो कोर्ट ने दी हैं, ये सब डायरेक्शंस ही है, ठीक है। ये जो है हर एक चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, तो यू हैव टू नोट इट डाउन। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, डेसिबल वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो यू कैन फॉर श्योर नोट इट डाउन, ठीक है। तो डायरेक्शंस बाय द सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये नीचे डायरेक्शंस आ रहे हैं, ये 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे इन सेपरेट प्ली बहुत सारा और केसेस की बात की गई है, और प्रीवियस रूलिंग का भी बात किया गया है कि हाँ नॉइज पॉल्यूशन के कारण ही जो है स्पीकर का जो है एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। एसेंशियल प्रैक्टिस स्पीकर को नहीं माना जाता कि आप बिना स्पीकर के यूज के भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना धर्म का पूजा कर सकते हैं, जो भी करना है। और यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, नॉइज पॉल्यूशन बहुत होता है, तो आपको जो है अब बात कीजिएगा, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर कुड नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट। मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 25 में, जो अभी मैं आपको बता रहा था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन यहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसमें फंडामेंटल राइट नहीं बोल सकते कि भाई हम लोग का बेसिक अधिकार है। या फिर आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि उसमें भी फॉल नहीं कर सकता है। अगर आप स्पीकर यूज कर रहे हो तो बोलेंगे यार हम जो अपना एक्सप्रेशन है, हम जो अपना स्पीच है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे, एक्सप्रेस करना चाह रहे, तो हमको रोक रहे हो, तो ये भी तुम फंडामेंटल राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हो। और दूसरा क्या है आपका रिलीजन, कि भाई हमको धर्म प्रैक्टिस करने का तो राइट है ना, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, लेकिन यहाँ पे भी जो है आपको रोका जा सकता है। और यहाँ पे क्यों रोका जा सकता है, क्योंकि लाउड स्पीकर जो है वो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है। किसी भी धर्म की किताब में लिखा हुआ है क्या कि लाउड स्पीकर के बिना पूजा नहीं हो सकता है? तो नहीं भाई, पूजा हो गया या जो भी आपका बाकी सब रिलीजन में प्रेयर्स होते हैं, क्या वो हो सकता है? तो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइलेंस जोन्स का ये सब जितना भी है 6 AM, ये सब पहले भी बहुत बार रूलिंग आया है भाई, और आपके घर के अगल बगल भी ये चीज होता होगा। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट है। और यहाँ पे आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स याद रखने हैं इसमें पूरे में, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, ये बहुत फ्रीक्वेंट है, क्लैट में पूछ सकता है। और ये पुराना जो है नॉइज पॉल्यूशन वाला, ये सब डेसिबल वाला, तो ये है आपका पूरा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड आपको मैंने टोटल 8 टॉपिक्स जो है करंट लीगल के जनवरी के पूरे मंथ के समअप कर दिए, इंक्लूडिंग 2-3 बोनस आप बोल सकते हैं, 2-3 बोनस टॉपिक्स जो आपके पुराने टाइम्स में भी जो है रेलेवेंट हो चुके हैं। पास्ट ईयर में अगर आप देखिएगा तो अक्टूबर में, नवंबर में जो मैंने आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोला वो आप प्लीज पढ़िएगा। फिर आपको मैंने जो वक्फ बोर्ड का बोला वो भी चर्चा में है, वो भी पढ़िएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रिलीजियस मॉक्स का पूरा डिस्प्यूट चल रहा था। उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए, तो आप प्लीज सबको अच्छे से कवर कीजिएगा, और आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड फॉलो फॉर मोर updates and stay tuned for more videos. Thank you everyone.